दोस्तों नमस्कार। लगता है भारत के सारे कोर्ट्स केजरीवाल की सुनवाई में व्यस्त हैं। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आया, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, हाई कोर्ट में सुनवाई है और सीबीआई कोर्ट में भी सुनवाई है। अगर हम ये देखें कि भारत के किस नेता को सबसे ज्यादा भारत की अदालतों ने टाइम दिया है, तो मुझे लगता है केजरीवाल साहब का नंबर सबसे ऊपर आएगा। खैर, उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे, लेकिन आज जिस मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब से ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दी है और ईडी ने उसको जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया, तो तुरंत केजरीवाल साहब के वकील पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। वाजिब है, उनका हक भी है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन जो मुद्दे निकल के आए हैं हाई कोर्ट के जजमेंट में और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ, उसमें कुछ बातें निश्चित रूप से ध्यान देने के लिए। उनके पीछे की क्या रहस्यमय बातें हैं, इसको भी समझना जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और बहुत सारे घटनाक्रम होंगे जिसकी डिटेल एनालिसिस मैं आपके साथ करने वाला हूं। करीब 26 पेज का ऑर्डर दिया था ट्रायल कोर्ट ने और यह कहा था कि केजरीवाल को हम बेल देते हैं, लेकिन उसके ऊपर ही तुरंत हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और यह कहा, करीब 34 पेज का ऑर्डर है जिसमें यह कहा गया कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है हम उसको स्टे करते हैं। दोनों को हम एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या गलतियां हुई ट्रायल कोर्ट से और क्या बातें हाई कोर्ट ने कही, यह समझने की बात है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जिस जज ने केजरीवाल को बेल दी वो सिर्फ 2 दिन के लिए वेकेशन बेंच में या वेकेशन कोर्ट में हाजिर हुई थी और वो स्पेशल करप्शन जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके तहत जो कोर्ट है उसमें उनकी ड्यूटी थी और सिर्फ 2 दिन के लिए। और पहले ही दिन मुद्दा केजरीवाल का आया और शाम होते होते करीब 8 बजे उन्होंने उस पर आदेश दे दिया। पहले ये कहा कि हम रिजर्व करते हैं, लेकिन शाम तक आदेश आ गया। इसमें 2 चीजें इंटरेस्टिंग है दोस्तों। निश्चित रूप से अगर आप 2 दिन के लिए आए हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट हुए हैं, आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का और डिटेल में जाने का, तो सवाल ये है कि क्या बगैर तथ्यों में गए, बगैर डिटेल्स में गए, आपने किस आधार पे केजरीवाल को बेल दे दी? इसका मतलब जो पिछले 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसका कोई मतलब नहीं, जितने एविडेंसेस इकट्ठे हुए उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको 2 दिन में कुछ फैसला करना था तो आप कर गए। सही या गलत, क्या इसका मानदंड नहीं होना चाहिए? पहला मुद्दा ये है। दूसरा, जब ये आदेश 20 तारीख को ओपन कोर्ट में सुनाया गया, तो सवाल ये है कि जब ये डॉक्यूमेंट कोई बहुत बड़ा तो था नहीं, ये डॉक्यूमेंट तैयार हो गया था। अगर आप केस जो उसका ऑर्डर है जज का, अगर आप उसको इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो उसमें बकायदा 20 तारीख को सिग्नेचर होके डॉक्यूमेंट पहुंच गया था। लेकिन 20 तारीख खत्म होते होते ये डॉक्यूमेंट जो ऑर्डर था ये अपलोड नहीं हुआ। अगले दिन भी जब सुबह कोर्ट खुले तो तुरंत ईडी हाई कोर्ट पहुंचा कि इस ऑर्डर पे स्टे होना चाहिए। केजरीवाल के वकीलों ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में यह आर्ग्यूमेंट किया कि साहब, जब ऑर्डर की कॉपी ही नहीं मिली तो स्टे किस आधार पे हाई कोर्ट ने दिया। और उसके बाद एक बड़ा स्ट्रेंज कमेंट आया जिसको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ा अनयूजुअल है कि आपने बगैर ऑर्डर पढ़े स्टे दे दिया। सवाल यह है कि आपने ओरल ऑर्डर तो दे दिया कि केजरीवाल को हम बेल देते हैं, लेकिन रिटर्न ऑर्डर अपलोड क्यों नहीं किया? क्या ये एक खेल था कि हम और ओपन ऑर्डर तो दे देंगे, मतलब ओपन कोर्ट में ओरल ऑर्डर दे देंगे जिस बेस पे केजरीवाल को रिहाई हो जाए, लेकिन क्या बगैर रिटर्न ऑर्डर देखे क्या जेलर भी केजरीवाल को जेल से रिहा करता? अब सवाल इस बात का है कि ओपन ऑर्डर के साथ इतना सेंसिटिव मैटर होने के कारण आपने करीब 8 बजे के आसपास का ये ओरल ऑर्डर सुनाया। उसी समय अगर रिटर्न ऑर्डर भी अपलोड हो जाता तो विवाद नहीं होता, क्योंकि जब आप उस ऑर्डर को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी खामियां आती हैं जिसको हाई कोर्ट ने भी हाईलाइट किया। और पिछले वीडियोस ने, जब मैंने इसका एनालिसिस किया था कोर्ट ऑर्डर का,
जो मैंने बातें उठाई थी वही बात हाई कोर्ट के जजेस ने भी हाईलाइट करी अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कही कि साहब इसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हजारों पेज के आपने कागज दे दिए, हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं। अब सवाल यह है कि अगर जज के पास टाइम नहीं है तो क्या भारत में न्याय प्रक्रिया डिस्टॉर्ट हो जाएगी? जिसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए उसको मिल जाएगी, जिसको मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि जज साहब के पास टाइम नहीं। क्या यह न्याय है या मनमर्जी है? सवाल अब इस बात को लेके आता है और यह बात अपने आप में बहुत ही गंभीर है और इसको हाई कोर्ट ने बहुत सीरियसली लिया और अपने ऑब्जर्वेशंस में लिखा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि साहब आपने जो 60 करोड़ का जो आप कह रहे हो कि 100 करोड़ का घपला हुआ है, 45 करोड़ की आप बात कर रहे हो, 60 करोड़ कहां गए? सवाल इस बात का है कि अगर 45 करोड़ के एविडेंस मिल गए हैं, उनका ट्रेल मिल गया है, तो क्या वो गुनाह नहीं है? जब तक पूरे 100 करोड़ की ट्रेसेबिलिटी नहीं होगी तब तक जो 45 करोड़ का घपला हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है। और जिसको पकड़ा गया है कि ये 45 करोड़ किस तरह से हवाला के माध्यम से गोवा पहुंचा और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और किस किस को पैसा मिला, ये सब जब डिटेल्स मिल चुकी हैं तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? ट्रायल कोर्ट के जज का ये कहना कि जब तक 60 करोड़ की डिटेल आप नहीं लाते और आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन आप कब तक कंप्लीट करेंगे। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि हो सकता है 60 करोड़ भारत के बाहर क्रिप्टो करेंसी के रूप में इन्वेस्ट कर दिया हो और उसका पासवर्ड, क्रिप्टो करेंसी की डिटेल केजरीवाल के मोबाइल में है जिसका पासवर्ड वो नहीं दे रहे। इस स्थिति में क्या ईडी टाइमलाइन बता सकती है कि कितने दिन में जानकारी मिलेगी? या कोई भी जज ये बता सकता है कि जो केस वो सुन रहे हैं किस तारीख को उसका जजमेंट दे देंगे? क्या ये लॉजिकल है? जब जजेस नहीं बता सकते कि किस तारीख को वो जजमेंट देंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि कौन से एविडेंस हैं, कितने विटनेस हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होगा और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। जब जज नहीं बता सकते कि किस तारीख को निर्णय होगा और क्या निर्णय होगा, तो क्या आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब जो एक्यूज्ड है वो इंफॉर्मेशन को छुपा रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कौन सी तारीख को कंप्लीट होगा? ये जो आर्ग्यूमेंट दिया गया ट्रायल कोर्ट के द्वारा, इसको जो हाई कोर्ट है उसने बिल्कुल सही कहा कि साहब ये गलत अप्रोच रही, ट्रायल कोर्ट ने सही रास्ता नहीं अपनाया। इसके अलावा जो पीएमएलए का एक्ट है उसका सेक्शन 45 ये बोलता है कि अगर आप किसी भी बेल की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दो कंडीशन की, एक तो आपको ईडी से परमिशन लेनी होगी या पूछना होगा कि आपको इस अपराधी की जरूरत है या नहीं, और दूसरा क्या कोर्ट इस बात के लिए तैयार है ये कहने के लिए कि अपराधी जिसकी एप्लीकेशन आई है वो इन्वॉल्व नहीं है, संलिप्त नहीं है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो दोनों ही स्थिति में ये बात कोर्ट में नहीं हुई, ट्रायल कोर्ट में। इसका मतलब ईडी की बात नहीं सुनी और जज ने इस बात की कोई लिखित में कहीं ऑर्डर में नहीं लिखा कि मैं मानती हूं कि केजरीवाल बेगुनाह है, ये भी नहीं लिखा। तो स्थिति ये है कि किस आधार पे ये बेल दी गई, क्या कोई दबाव? इसीलिए एक बार ये कहना कि साहब जब तक आप पूरी जानकारी नहीं करेंगे और एक व्यक्ति को अगर आप जेल में रख रहे हैं और आपके पास पूरे एविडेंसेस नहीं है और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है केजरीवाल का, तब तक आप केजरीवाल को जेल में कैसे रख सकते हैं? शायद ट्रायल कोर्ट के जज को ये नहीं पता कि जितने भी मास्टरमाइंड होते हैं वो फ्रंट में नहीं होते। आज तक हिंदुस्तान में पॉलिटिकल फंडिंग कैसे होती है, पिछले 70 साल में क्या हुआ, इसका कहीं कोई डायरेक्ट एविडेंस है कि पार्टी के नेता इन्वॉल्व होते हैं? कहीं कोई एविडेंस है? नहीं। ये कहा जाता है कि जिसको डोनेट करना है करे। अब वो डोनेट कैसे किया जाता है वो सबको पता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि 70 साल में इस मुद्दे पर क्या एक भी एविडेंस आया कि दबाव में किसी से पैसा लिया गया या चंदा लिया गया? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि 90% केसेस जो फाइनेंशियल फ्रॉड के हैं उसमें तो बेचारे ऑफिस और कंपनियों के कर्मचारी इन्वॉल्व होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं वो तो इन्वॉल्व होते ही नहीं।
तो कहने का मतलब यह है कि जब तक डायरेक्ट लिंक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक आप उसको अपराधी नहीं मानेंगे, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आप किसको बोलोगे? बाकी जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस है आप किसको बोलोगे? तो इसका मतलब जो हमारे कानूनों में और एविडेंस एक्ट में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका मतलब आप उसको नहीं मानेंगे। उसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि 60 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे हैं और केजरीवाल पासवर्ड नहीं दे रहा है, पूरी दुनिया की जो न्याय व्यवस्था है उसमें अगर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के पासवर्ड अपराधी शेयर नहीं करता है तो ये उस अपराधी के अगेंस्ट माना जाता है कि वो जानबूझ के कुछ छुपा रहा है, इसीलिए ये पासवर्ड नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें उसके खिलाफ कोई एविडेंस होंगे। अब सवाल इस बात का है कि इस बात को ट्रायल कोर्ट ने क्यों इग्नोर किया, कि जब ये कहा गया तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि साहब आपके पास 2022 से एविडेंस थे, आपने 24 में क्यों अरेस्ट किया, इतने समय तक क्यों इंतजार किया? क्या ईडी और सीबीआई मालाफाइड तरीके से काम कर रहे हैं? क्या आप वक्त को देख के काम कर रहे हैं? अब सवाल इस बात का है कि केजरीवाल के खिलाफ मान लीजिए एविडेंस मिल भी गए, तो ये तो ईडी और सीबीआई की जिम्मेवारी है कि पहले उनको क्रॉस वेरीफाई करे, क्योंकि एक आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस कर रहे हैं। किसी ने शिकायत करी और जाके आप केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन में अगर कॉरपोरेशन में टाइम लगता है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन की गलती है? क्या ट्रायल कोर्ट इसको गलती मानता है या तुरंत अरेस्ट करने को सही मानता है? ये बात सोचने की। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि साहब नो मिसयूज ऑफ इंटरिम बेल। भाई केजरीवाल के घर में तो राज्यसभा एमपी की पिटाई हो गई, दुनिया भर के बयानबाजी हो गई, इलेक्शन के लिए उनको बाहर भेजा गया था, उन्होंने ये कहा कि उनकी तबीयत खराब है, उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बकायदा इलेक्शन में वो घूम रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे प्रोसेस को डिसरप्ट करने का तो कोई ना कोई रास्ता तो अपनाया गया। और ये क्या पता कि पिछले जो 20 दिन के लिए वो बाहर निकले थे जेल से इलेक्शन के लिए, उन्होंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीट ना किए हों। हो सकता है कि कोई ऐसी हार्ड डिस्क हो जिसमें सब कुछ हो, उसको कहीं और ट्रांसफर ना कर दिया हो। कुछ ऐसे पेन ड्राइव हो जिसमें जानकारी हो जो ईडी के हाथ या सीबीआई के हाथ ना लगे हों, वो उनके घर पे हो और उन्होंने उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया हो। क्या इस बात की कोई गारंटी लेगा? तो सवाल इस बात का है कि ये कहना कि केजरीवाल इन्वॉल्व नहीं है और हम बगैर कागज पढ़े ऑर्डर दे देंगे, हाई कोर्ट ने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि साहब देखिए कि इट वाज ऑब्जर्व दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ एमएलए इज एलिज्ड मस्ट हैव शोन एन एक्यूज्ड इन द शेड्यूल्ड ऑफेंस। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके शेड्यूल्ड ऑफेंस में उस व्यक्ति का नाम हो, अपराधी हो सकता है, उसने इशारे से काम किया हो, उसने अपने वैभव जैसे जो उसके पर्सनल असिस्टेंट थे उनके थ्रू काम करवाया हो, विजय नायर के थ्रू काम कराया हो, चंद्रप्रीत के थ्रू काम कराया हो। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आएंगी? कोई एविडेंस नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब स्मगलर्स या जो लोग काम करते हैं, अगर आप ये बोलें कि साहब डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो आपने बहुत बार सुना होगा मूवीज में और बाकी जगह कि एक खोखा भेज देना। अब ये खोखा क्या है, इसको कौन डिफाइन करेगा? किसी डिक्शनरी में नहीं है। अगर आप डिक्शनरी ढूंढेंगे तो खोखे का मतलब होगा कोई टूटी फूटी सी झोपड़ी जैसे, कोई दुकान, छोटा सा शॉप। लेकिन खोखे का मतलब शायद 1 करोड़ भी होता है। जो आतंकवादी हैं या जो एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो तो उसी भाषा में बात करते हैं। उस स्थिति में कोर्ट क्या कहेगा कि साहब 1 खोखा इक्वल टू व्हाट, कहाँ लिखा हुआ है, किस डेफिनेशन में? तो इसका मतलब अगर कोई आपसे एक्सटॉर्शन मनी मांग भी रहा है और बोलता आपको 1 खोखा देना है और आप पैसे भेज देते हो, तो कोई, मैं तो मांगे ही नहीं थे पैसे, वो तो खुद ही छोड़ गया। अब सवाल इस बात का है कि इंटरप्रिटेशन कौन और कैसे करेगा। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो जज हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए इस पूरे केस में जो सबसे बड़ी कमी रही कि बिना डॉक्यूमेंट्स को पढ़े समझे ट्रायल कोर्ट के जज ने ऑर्डर दे दिया।
ये उचित नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं और आपके सामने इतना इंपॉर्टेंट केस आ गया है, तो सवाल इस बात का है कि आपको क्या ऑर्डर देने की जल्दी थी? क्या आप इसको रेगुलर बेंच को नहीं ट्रांसफर कर सकते थे कि देखिए देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हम अभी पढ़ नहीं पाएंगे, जो प्रॉपर बेंच बैठेगी, रेगुलर बेंच बैठेगी, वो इसको देखे और वहां दलील हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता था? या किसी ने ये कहा जज को कि आप ओरल ऑर्डर शाम को दे दो ताकि सुबह हम केजरीवाल को जेल से निकाल लें, आपको रिटर्न ऑर्डर पोस्ट करने की जरूरत नहीं है जब तक केजरीवाल जेल से बाहर ना आ जाए? क्या ऐसा कहा गया किसी ने? तो सवाल इस बात का है कि जो ट्रायल कोर्ट के जजेस ने, जो जज मैडम थी, उन्होंने जो ऑर्डर दिया, किस बात की जल्दी थी? क्या उन पर कोई दबाव था? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि अगर वेकेशन बेंच का इस तरह से अंडर प्रेशर काम करने के मुद्दे सामने आते हैं और हाई प्रोफाइल केसेस तो आएंगे, अगर इस तरह ट्रायल कोर्ट के जो जजेस हैं वो दबाव में काम करेंगे तो बहुत बड़ी समस्याएं आने वाले दिनों में हो सकती। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस बात को समझना होगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2 दिन के अंदर ही ट्रायल कोर्ट के जज को ऑर्डर देना था, या इसके लिए कोई और अल्टरनेट भी हो सकता था। और इस तरह की गाइडलाइंस जो हैं कि इस स्थिति में ट्रायल कोर्ट के जजेस को क्या करना चाहिए, इस तरह का मार्गदर्शन भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट को जाना चाहिए। आपका क्या कहना है दोस्तों कि 2 दिन के लिए जो जज महोदय आई वेकेशन बेंच में और हजारों पेज का पढ़ने का टाइम नहीं था, क्या उनको ऑर्डर देना चाहिए था या कोई और सुझाव देना चाहिए था? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे से। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।